हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोअर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत आज हमारा ये सेकंड लेक्चर होने जा रहा है। एपिसोड सेकंड होने जा रहा है दोस्तों, अर्थात ये कि फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हमने पहला सब्जेक्ट लिया है सामान्य हिंदी को, ठीक है ना। हिंदी लैंग्वेज को हमने सबसे पहले लिया है, उसके बाद में जो उसको अन्य सब्जेक्ट है जैसे अंग्रेजी या जो अन्य जितने भी सब्जेक्ट है उनको भी हम कंटिन्यू इसी प्रकार से करने वाले हैं। और चूंकि फाउंडेशन कोर्स में स्पेशली हमने आप लोग जैसे बीए फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हमने डिटेल भी पढ़ाया हुआ है, डिटेल क्लासेस भी ली है ना, विस्तार पूर्वक क्लासेस भी ली है। लेकिन थर्ड ईयर में हम ये नहीं करेंगे, बल्कि थर्ड ईयर में आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से हमने देखा कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटियों में फाउंडेशन कोर्स में जो आपका एग्जाम लिया जाता है वो सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में लिया जाता है, अर्थात एमसीक्यू फॉर्मेट में लिया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों में अब फाउंडेशन में जितनी भी क्लासेस आप लोगों के लिए आएगी वो सब में हम सिर्फ उस पाठ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हो सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, हम सिर्फ उन्हीं पर ही डिस्कस करेंगे। तो उसी क्रम में ये आज हमारी सेकंड क्लास होने जा रही है। इससे पहले वाले एपिसोड में अर्थात एपिसोड 1 में अर्थात लेक्चर 1 में हमने सतपुड़ा के जंगल वाली जो कहानी थी उस पर हमने डिस्कस किया था, उससे संबंधित प्रश्नोत्तरों पर डिस्कस किया था। और आज उसी क्रम को कंटिन्यू करते हुए आज हम वापसी जो कहानी है, वापसी जो कि उषा प्रियवंदा जी के द्वारा लिखित है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन को। बाकी के सेशन आपको कहां मिलते हैं तो उनके लिए आपको प्लेलिस्ट विजिट करनी होती है, और मैं आपको बता दूं, फिर से वापस चलते हैं। ये जो सेशन होने जा रहा है फाउंडेशन कोर्स का, ये सिर्फ बीए वाले बच्चों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बीए के साथ साथ में बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए और बीएचएससी के सभी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए समान रूप से उपयोगी होने जा रहा है। क्लियर है दोस्तों? चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये क्लासेस डेली 9 AM पर ही निर्धारित की गई है, डेली 9 AM पर ही होती है। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू स्टडी करना चाहते हैं तो फिर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वो बाकी सभी लिंक, सभी सब्जेक्ट के लिंक आप अगर डायरेक्टली पाना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट विजिट करना चाहिए। प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की लिंक आपको आसानी से मिल जाती है। चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टली अपने क्वेश्चन आंसर से। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी है वापसी, जो कि उषा प्रियवंदा जी के द्वारा लिखित है। थोड़ा सा हम आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी भूमिका तैयार कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये वापसी कहानी है क्या। उषा प्रियवंदा ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ही खूबसूरत कहानी लिखी है दोस्तों, जिसके प्रमुख जो पात्र हैं वो है गजाधर बाबू। क्या नाम है? गजाधर बाबू। और ऐसे गजाधर बाबू आज की वर्तमान समाज के लगभग हर घर में देखने को मिल सकते हैं। हर घर तो नहीं कहूंगा, लेकिन अधिकतम घरों में देखने को मिल सकते हैं ऐसे गजाधर बाबू। एक्चुअल में कहानी कुछ इस प्रकार है कि गजाधर बाबू जो है रेलवे विभाग में जॉब करते हैं, ड्यूटी करते हैं। 35 वर्ष वो ड्यूटी करते हैं और इसी भावना के साथ ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं कि जब वो रिटायरमेंट लेकर के अपने घर जाएंगे तो बड़े खुशी खुशी अपने परिवार के साथ में रहेंगे। लेकिन 35 वर्ष नौकरी करते हुए उन्होंने जितना भी पैसा कमाया सब अपने परिवार को भेजते रहे, और इस उम्मीद में कि उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करें और अच्छी नौकरी ले। और इसी क्रम में जो है उनका एक मकान होता है शहर में, तो शहर में ही उनका पूरा परिवार शिफ्ट रहता है। उनके लड़का भी है ना, उनकी एक पुत्री भी है, लड़के की शादी हो चुकी होती है, लड़के की एक जो है वाइफ भी होती है, उनकी पत्नी भी होती है। एक अच्छा खासा पूरा भरा हुआ घर होता है, अच्छा खासा पूरा कंप्लीट फैमिली होती है कुल मिलाकर के। लेकिन जैसे ही इनका रिटायरमेंट होता है, ये घर जाते हैं वापस, तो यहाँ वहां पर जो उन्होंने सोचा था नौकरी करते हुए, उनका एकदम अपोजिट उन्हें वहां पर प्राप्त होता है। अर्थात कि उनका कोई सम्मान नहीं होता है उस परिवार में। उनके परिवार के जो सदस्य थे, उनकी इवन पत्नी, उनके पुत्र पुत्री या उनकी पुत्र वधू, इनके द्वारा कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। और वहां पर उनको जाकर के महसूस होता है कि उनकी परिवार में कोई आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि वो अपने आप को और अपमानित महसूस करते हैं। तब उन्हें कहीं ना कहीं महसूस होता है कि वो सिर्फ इस पिछले 35 सालों से वो सिर्फ इस परिवार के लिए पैसा कमाने की एक मशीन मात्र थी, इससे ज्यादा उनका कोई महत्व नहीं होता है। वो काफी दुखी होते, काफी चिंतित होते हैं। उनको आखिरी में एहसास हो जाता है कि इस परिवार में उनका कोई स्थान नहीं है। और इसी बीच में
एक चीनी मिल से जो है इनके पास एक ऑफर आता है चीनी मिल में काम करने के लिए। तुरंत उस नौकरी पर चले जाते हैं घर से परेशान होकर के, क्योंकि घर में भी वो रहना नहीं चाहते थे, इसे अपमानित स्थान पर रहना नहीं चाहते थे। एक बड़ी बड़ी कहानी है। अगर आप इस कहानी को पूरे विस्तार से समझना चाहते हैं दोस्तों, आपके पास जो बुक है ना उसमें एक बार उस कहानी को पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर नई बुक है तो फिर आप गूगल करके उस कहानी को पूरा समझ सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। तो चीनी मिल में चले जाते हैं और उनके परिवार वाले भी खुशी खुशी उनको विदा करते हैं। इवन ये कि गयाधर बाबू के मिल में काम करने के लिए जाने पर जो है परमानेंट चले जाते हैं यहाँ से, और तो उनकी फैमिली वाले काफी खुश होते हैं उनको विदा करते हुए। ये छोटी सी कहानी थी, छोटी कुछ ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है, लेकिन बड़ी इमोशनल कहानी है, जिसे पूरे विस्तार से पढ़ने पर आपको महसूस होगा कि आज वर्तमान समाज में जो बुजुर्ग माता पिता है उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। ठीक है ना। इस पर बड़ी खूबसूरती के साथ में उषा प्रियवंदा जी ने लिखा है। चलिए, तो उसी कहानी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम आज देखने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न है वापसी कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो वापसी कहानी के मुख्य पात्र कौन है, 4 ऑप्शन दिए गए, गजाधर बाबू, महेश बाबू, या फिर रमेश बाबू, या श्याम बाबू। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गजाधर बाबू ही इस वापसी कहानी के प्रमुख पात्र हैं, जो कि पिछले 35 सालों से रेलवे विभाग में काम कर रहे होते हैं। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वापसी कहानी किसने लिखी थी। वापसी कहानी के राइटर कौन है, बार बार मेरे मुंह से नाम निकला है, महादेवी वर्मा है, या उषा प्रियवंदा है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, या फिर मनु भंडारी है। तो एकदम आसान आंसर देना, बहुत इजी है, बहुत आसान है ना। जिसने भी वापसी कहानी को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है वो आसानी से इसका रिप्लाई कर पाएगा। उषा प्रियवंदा जी के द्वारा वापसी कहानी लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गजाधर बाबू किस विभाग में नौकरी करते थे। तो कहानी अगर आपने सुनी है तो आप रिप्लाई कर सकते हैं रेलवे विभाग में। ठीक है ना। तो ऑप्शन से देखने से पहले आप रिप्लाई कर सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा, रेलवे विभाग। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, गजाधर बाबू ने कितने वर्ष रेलवे में नौकरी की है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना। कहानी अगर पढ़ी है आपने तो रिप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। 35 वर्ष। क्लियर है, 35 वर्ष ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, गजाधर बाबू के बेटे का नाम क्या था। ये अच्छा प्रश्न है। गजाधर बाबू के बेटे का नाम क्या था, और मैंने इस कहानी में जो आपको सुनाई है उसमें उनके बेटे का नाम नहीं बताया था। तो अब यहां पर आप उलझ सकते हैं। क्या नाम था दोस्तों, उनके बेटे का नाम था अमर। क्या नाम था, अमर। ठीक है ना। गजाधर बाबू के बेटे का नाम था अमर। अब आगे कहानी में जो नहीं सुनो, क्योंकि क्वेश्चन का रिप्लाई करने में फिर मजा नहीं आएगा, या आगे क्वेश्चन सुनते चलिए, कहानी में इन तथ्यों को जोड़ते चलिए जो मैंने आपको सुनाई है अभी। उषा प्रियवंदा का जन्म, जिन्होंने इस कहानी का निर्माण लिखा है, जिसने कहानी को लिखा है उषा प्रियवंदा, इनका जन्म कब हुआ था, जन्म की डेट पूछी गई है। 24 दिसंबर ऑप्शन ए बता रहा है कि 24 दिसंबर 1930 को जन्म हुआ, या 24 दिसंबर 1950 को, या 1980 को, या फिर 2000 को। तो उषा प्रियवंदा का जन्म 1930 को हुआ था। 24 दिसंबर 1930 को इनका जन्म हुआ था। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, उषा प्रियवंदा किस देश में रहती है। तो उषा प्रियवंदा को जो है प्रवासी साहित्यकार भी कहा जाता है। प्रवासी साहित्यकार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है इन्होंने जन्म हुआ इनका भारत में, और ये रहती है अमेरिका में। कहां पर रहती है दोस्तों, अमेरिका में रहती है। ये लो जवाब पहले दे दिया मैंने, इट्स ओके। ठीक है ना। जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, तो अमेरिका में ये रहती है। क्लियर है। तो अमेरिका में रहती थी, इसीलिए इनको प्रवासी साहित्यकार के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी उषा प्रियवंदा की है। 4 कहानियों के नाम है, 3-4 देख कितने हैं, ओके 3 कहानियों के नाम है। इनमें से कौन सी कहानी पूछा गया है कि उषा प्रियवंदा ने लिखी है। वनवास, कितना बड़ा झूठ, जिंदगी और गुलाब के फूल। इनमें से कौन सी कहानी है उषा प्रियवंदा की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वनवास, कितना बड़ा झूठ और जिंदगी और गुलाब के फूल, ये तीनों ही कहानियां उषा प्रियवंदा जी के द्वारा ही लिखे थे, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत क्या था। दोस्तों सुनिए ध्यान से, लेक्चर बहुत छोटा होने जा रहा है, बहुत ही सेशन बहुत ही छोटा है, ज्यादा लेंदी नहीं है, और मैं लाइव क्लास इसीलिए लेकर के नहीं आ रहा हूं ये वाली, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन देखिए हर पार्ट के अकॉर्डिंग रहता है।
हर पार्ट में जरूरी नहीं है कि हर पार्ट में 10-20 क्वेश्चन ही होंगे या 30 क्वेश्चन ही होंगे। किसी किसी पार्ट में हम इसमें 60, 70 क्वेश्चनों को भी डिस्कस करने वाले हैं, एक एक पार्ट में। जहां जितना महत्व होगा, जो जितना महत्वपूर्ण पार्ट होगा, हम उसमें उतने ही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसका लाइव क्लास लेकर क्यों नहीं आ रहा हूं, क्योंकि लाइव क्लास में दोस्तों अगर हम 20 क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं ना, तो वो 20 क्वेश्चन की क्लास 1 घंटे की पहुंच जाती है, क्योंकि आपकी उसमें कमेंट और कमेंट का रिप्लाई करना, लाइव क्लासेस बहुत लेंदी हो रही है। इसलिए मैं इसको प्रीमियर लाइव चला रहा हूं। वो प्रीमियर लाइव और लाइव क्लास का डिफरेंस समझ जाइए आप लोग। लाइव क्लास का मतलब होता है कि जब आप कमेंट करते हो, मेरे सामने कमेंट दिखती है और मैं हैंड टू हैंड उसका रिप्लाई बोल करके करता हूं। लेकिन जो प्रीमियर लाइव में अभी आपको दे रहा हूं, इसमें उसमें डिफरेंस ये है कि इस प्रीमियर लाइव में जो आप कमेंट कर रहे हैं, वो कमेंट मैं वॉच कर सकता हूं और कमेंट के माध्यम से ही आपको रिप्लाई कर सकता हूं, बोल करके नहीं। बस इतना सा डिफरेंस होता है, रहते हैं दोनों में लाइव ही। प्रीमियर लाइव में भी आप लाइव कमेंट करेंगे, मैं लाइव आपको रिप्लाई करूंगा, लेकिन बोलकर नहीं, बल्कि कमेंट के माध्यम से ही आपको रिप्लाई करूंगा। तो जो भी आपके डाउट है ना, वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से लिख करके भेज सकते हैं। बस यही रीजन है कि मैं लाइव सेशन इसको लेकर के नहीं आ रहा हूं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं, है ना, तो लाइव सेशन जो है हमारे 3rd ईयर में ही रात में 9 बजे लाइव क्लास हो रही है, चाहे तो आप उसको बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं। क्लियर है? इकोनॉमी पर अभी सेशन वहां पर चल रहा है, रात में 9 बजे डेली फिक्स 9 बजे क्लास होती है, लाइव क्लास। चलिए, लिंक कहां मिलेगी सभी क्लासेस की? तो ग्रुप में डाली जाती है, और उम्मीद करता हूं आप लोग ग्रुप में ऐड हैं। और ग्रुप में ऐड नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप दिए गए हैं, दोनों में से दोनों ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत क्या था? गजाधर बाबू के लिए कहानी के अनुसार मधुर संगीत क्या था? अब चूंकि वो रेलवे विभाग में थे, पटरियों की आवाज, ट्रेन के आने की छुक छुक की आवाज, है ना, पटरियों की आवाज जो थी वही उनके लिए एक मधुर संगीत था, क्योंकि उनको पिछले 35 सालों से नौकरी कर रहे थे, इसलिए उनको एक आदत सी हो गई थी, उनके लिए वही संगीत था। फिल्मी गाने, भजन, रेल की पटरियों की खटखट या फिर उपरोक्त सभी, तो रेल की पटरियों की जो खटखट थी वही उनके लिए बहुत मधुर हनी सिंह के संगीत हुआ करता था, बहुत प्यारा संगीत हुआ करता था। चलिए, इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गजाधर बाबू का स्वभाव कैसा था? प्रश्न है, गजाधर बाबू का स्वभाव कैसा था? तो 4 ऑप्शन है, स्नेही एवं विनम्र, क्रोधी, झगड़ालू या स्वार्थी। क्या राइट ऑप्शन होगा इसका दोस्तों? गजाधर बाबू का जो स्वभाव था वो ना तो क्रोधी था, ना झगड़ालू था और ना ही स्वार्थी था, बल्कि वो बहुत ही विनम्र किस्म के व्यक्ति थे। और इसीलिए रेलवे विभाग में जहां वो जॉब करते थे, वहां पर भी उनका परिवार जैसा ही संबंध उन लोगों से बन चुका था। क्यों? क्योंकि उनका व्यवहार जो था वो स्नेही और विनम्र था। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, उषा प्रियवंदा का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ये तो आप जानते हैं, भारत में जन्म हुआ था, रहती अमेरिका में। किस स्थान पर हुआ था? 4 स्थानों के नाम है, राजस्थान, जबलपुर, भोपाल या फिर कानपुर। बताइएगा। राइट ऑप्शन होगा इसका कानपुर। क्या होगा दोस्तों? कानपुर। भारत में कानपुर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, उषा प्रियवंदा ने अंग्रेजी साहित्य में एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो यहां पर इंफॉर्मेशन आपको मिलना चाहिए कि उषा प्रियवंदा ने एमए किया इंग्लिश मीडियम से, माफी, इंग्लिश लिटरेचर से। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर से इन्होंने एमए किया था, लेकिन किस विश्वविद्यालय से किया था? ऑप्शन है आपके सामने, दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर अलीगढ़ या देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। दोस्तों इन्होंने एमए जो किया था वो एमए किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, उषा प्रियवंदा का प्रसिद्ध उपन्यास, उषा प्रियवंदा का प्रसिद्ध उपन्यास रुकोगे नहीं राधिका, या फिर गोदान, या तमस, या फिर आपका बंटी। इनमें बताना है इनका उपन्यास कौन सा था, उषा प्रियवंदा ने कौन सा उपन्यास लिखा था। उषा प्रियवंदा ने दोस्तों रुकोगे नहीं राधिका नामक उपन्यास लिखा था, जो काफी प्रसिद्ध हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर बात करें गोदान की, तो गोदान मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। तमस शाह कुछ करके नाम है, एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, बस नाम एक्चुअल में थोड़ा फैक्ट याद रखने में थोड़ा कमजोर हूं मैं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि इनका जो जन्म हुआ था वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी में इनका जन्म हुआ था। तमश को लिखने वाले शाह करके कुछ नाम है यार, एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा मुझे इस वक्त अभी, है ना। तो पाकिस्तान के रावलपिंडी में इनका जन्म हुआ था, और जन्म आई थिंक हुआ था 1936 के समथिंग, 1937 में, 6 या 7 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1936 से 37 के समथिंग इनका जन्म हुआ था।
और इन्होंने ये तमस जो उपन्यास लिखा है ये लिखा इन्होंने 1957 में। 1957 में इन्होंने ये उपन्यास लिखा था, जो काफी कम उम्र में लिखा और बहुत प्रसिद्ध हुआ था ये उपन्यास। ठीक है, और इसी प्रकार से जो आपका बंटी उपन्यास है ये भी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। ये उपन्यास है मनु भंडारी का। किसका? मनु भंडारी का, जो मनोविज्ञान पर आधारित होकर के इस उपन्यास को लिखा गया था, आपका बंटी। दोस्तों समय मिले तो इन गोदामों का नाम आया यार, इन उपन्यासों को जरूर पढ़ा करें। उपन्यासों से एक बड़ी शिक्षा मिलती है, बहुत बड़ी जानकारी मिलती है। चलिए, तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा होगा? रुकोगे नहीं, राधिका। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू के सेवानिवृत्त होने के बाद परिवार का व्यवहार उनके प्रति उपेक्षित था। उनके प्रति उपेक्षित था। कैसा उपेक्षित था? सत्य प्रति उपेक्षित था। सही है या गलत है? सॉरी यार, बोलना भूल गया। अब कुछ प्रश्न हम जो है राइट रॉन्ग में देखने वाले हैं, सत्य और असत्य प्रकृति के देखने वाले हैं। यहां पर आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगे, राइट और रॉन्ग दो में ही आपको यस और नो में बताना है। ठीक है ना, तो कहा जा रहा है, प्रश्न बोलता है कि गजाधर बाबू सेवानिवृत्त होकर जब परिवार में जाते हैं, अपने घर जाते हैं, तो परिवार का, उनके परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार उनके साथ उपेक्षित था, मतलब बेकार था, अपमानजनित व्यवहार था। सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल करेक्ट है। कहानी सुनकर के भी आप जो है इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू के बेटे अमर को अपने पिताजी का हस्तक्षेप करना पसंद था या नहीं? तो एग्जैक्टली नहीं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? असत्य। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, क्या गजाधर बाबू परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का एकमात्र साधन थे या एकमात्र मशीन थे? एग्जैक्टली सही है, बिल्कुल सही है। गजाधर बाबू अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने की एकमात्र आर्थिक मशीन मात्र थी, पैसा कमाने की मशीन मात्र थी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, उषा प्रियबंदा प्रवासी हिंदी साहित्यकार कहलाती थी। प्रवासी हिंदी साहित्यकार, क्यों प्रवासी? क्योंकि ये कानपुर छोड़कर कहां चली गई थी? अमेरिका चली गई थी, और अमेरिका से ही ये सब रचनाएं हो रही थी, तो इसलिए प्रवासी हिंदी साहित्यकार कहलाती थी, अमेरिका जाने के कारण ही। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसलिए सत्य होगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो आज की इस वापसी कहानी से संबंधित सिर्फ 17 प्रश्नों पर हमने डिस्कस किया, जो इस पार्ट से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक भी प्रश्न आप लोग छोड़ेंगे नहीं, एक भी प्रश्न आपको छोड़ने के लायक नहीं है, क्योंकि मैं उतने ही प्रश्न लेकर के आ रहा हूं सीरीज में जो आपके लिए आवश्यक है, जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। तो छोड़े हुए मैं ऑलरेडी छोड़कर आ रहा हूं, तो छोड़े हुए में भी आप और छोड़ करके इसको और ज्यादा कंसिस्टेंट ना करें, नहीं तो एग्जाम में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर लगाने में ज्यादा समय नहीं लगता है, बस ध्यान से इसको एनालाइज करते हुए जरूर पढ़ें। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं ना, तो जरूरी नहीं कि ये आपको राइट ऑप्शन का ही पता हो, बाकी के 3 ऑप्शनों के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, तभी कहीं जाकर के आपका अध्ययन कंप्लीट हो पाता है एमसीक्यू फॉर्मेट में भी। क्लियर? ओके फ्रेंड्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 3 में। ठीक है ना, एपिसोड नंबर 3 में, और इसकी अगली कहानी पर मूव करेंगे। हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक छलांग यहां लगाए और दूसरी छलांग वहां पर, ऐसा नहीं होता है, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होता, सिर्फ फाउंडेशन में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होता है। प्रत्येक सब्जेक्ट को हम टॉपिक वाइज ही लेकर के आते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज ही पढ़ाते हैं। आप जो है चैप्टर वाइज चैप्टर, पूरे सीरियल वाइज जो है हमारे सभी सेशनों को, सभी सब्जेक्ट के सभी क्लासेस को, सभी लेक्चरों को नोट्स के साथ में आसानी से देख सकते हैं। उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाने की आवश्यकता है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सभी सब्जेक्ट आसानी से मिल जाएंगे। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है ग्रुप की लिंक दी गई है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, उसे ज्वाइन करके भी आप हमारे सभी लेक्चरों तक आप अपनी पहुंच निःशुल्क रूप से बना सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और ध्यान रहे क्लासेस का टाइम मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करवा दूं आप लोगों को। क्लासेस का टाइम की अगर मैं बात करूं, क्लासेस टाइम की बात करूं दोस्तों, तो एक सेकेंड, क्लासेस टाइम, इट्स ओके, थोड़ी गड़बड़ हो रही है। चलिए ऐसे ही बताता हूं मैं आप लोगों को। क्लासेस का जो टाइम है दोस्तों, हमारा क्लासेस का टाइम है मॉर्निंग में 7 बजे फर्स्ट ईयर क्लासेस होती है, 9 बजे मॉर्निंग में 9 बजे थर्ड ईयर की क्लास होती है, जो फाउंडेशन क्लासेस जो आप अभी आप देख रहे हैं। इवनिंग में 6 बजे सेकेंड ईयर की क्लासेस होती है, और रात में 9 बजे थर्ड ईयर की क्लासेस होती है। ये 4 क्लासेस हमारा टाइम है, और रात में 9 बजे जो क्लास चलती है वो लाइव क्लास चलती है, बाकी सभी प्रीमियर लाइव क्लासेस होती है। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, अर्थात की इवनिंग में 6 बजे मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।